Hello my dear students, in this session we are going to start the very first chapter of class 11 the living world. लिविंग वर्ल्ड मुझे पता है कि इसके बहुत सारे पार्ट डिलीट हो चुके हैं क्लास 11 से, बट इंस्टीड हम नीट की तैयारी कर रहे हैं तो हम पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, ठीक है। और लेक्चर होगी बड़ी मज़ेदार, इसमें बहुत सारे ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, तो अंत तक ज़रूर देखें। एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। लिविंग वर्ल्ड इस चैप्टर में है क्या, क्या पढ़ना है, ये हम पहले देख लेते हैं। ट्रेलर क्या है और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है नीट में। तो सबसे पहले इस चैप्टर में क्या ज्ञान आपको मिला है, व्हाट इज लिविंग, लिविंग है क्या, कैसे आप डिफाइन करेंगे कि आप लिविंग है। मैं अगर पूछ लूँ कि आप लिविंग हैं, इसको प्रूव करके बताइए, तो आप कहेंगे कि मैं रिप्रोडक्शन कर सकता हूँ, मैं ग्रोथ कर सकता हूँ, ठीक है, मैं चल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं वहीं पर अगर सवाल खड़ा कर दूँ कि ग्रो तो माउंटेन भी कर रहे हैं, कल जो माउंटेन इतना छोटा था, जो माउंटेन बहुत बड़ा हो गया है। कल जो बुक की बंडल आपकी इतनी सी थी, अब वो बहुत बड़ी हो गई, आपने उसमें बहुत सारा बुक रख दिया है, ठीक है। तो ग्रो तो वो भी कर रहे हैं, तो क्या वो बुक्स आपसे बोलेंगे कि भाई मुझे मोबाइल लाकर दो, मुझे खाना दो, क्या वो भी लिविंग है? नहीं ना। तो हम एक साइंटिफिक वे में समझेंगे कि लिविंग क्या होता है, क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर और क्या होते हैं डिफाइनिंग फीचर। ओके, और यहाँ पे देखेंगे एक ट्रिक, एंड देन फिर टेक्सोनॉमी के बारे में आपको पढ़ना है, सिस्टमैटिक पढ़ना है। ये आपको बताता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टराइजेशन कैसे करना है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन कैसे करना है, मतलब सिंग कैसे करना है। इट मीन्स कि जैसे घर में कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो आप क्या करते हैं, उसको कैरेक्टराइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका नामकरण करते हैं, फिर पूरे खानदान वाले मिलकर उसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि भाई तू पंजाबी है तो बंगाली है, मतलब इस तरह से उसका क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है, बिल्कुल जात धर्म बताकर। ओके, तो वैसे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म हमको मिलता है तो कैसे हम ये डिफाइन करते हैं कि उसका नाम क्या रहेगा। ऐसे चिंटू मिंटू गोलू तो नहीं रख देते हम उसका नाम, ठीक है। तो ये हम जानने वाले, फिर हम समझेंगे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, कैसे हमने नामकरण किया, ठीक है। दो जो नाम दिया वो कैसे दिया, इसको आपने स्टैंडर्ड 9th में भी पढ़ा है, तो इसका रूल पूरा हम देखेंगे। ओके, कुछ एग्जांपल्स के साथ। टेक्सोनॉमी हायरार्की देखेंगे कि जो इनका एड्रेस होता है, एक्चुअली जो ह्यूमन बीइंग का पूरा एड्रेस है, हम किस खानदान से आए, किस ऑर्डर से आए, किस क्लास से आए हैं, ठीक है, किस किंगडम से आए हैं, वो सब कुछ पढ़ेंगे। एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द टेक्सोनॉमी एड। टेक्सोनॉमी एड ये बताती है कि भाई जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी स्पीसीज है, हम उसको कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, लिविंग फॉर्म में और डेड फॉर्म में। नीट में इससे कितने क्वेश्चन आते हैं, अब हम ये देखते हैं। नीट में इस चैप्टर से 1 क्वेश्चन आते हैं, बट वो 1 क्वेश्चन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो स्टेटमेंट बेस्ड टाइप का होगा। तो स्टेटमेंट बेस्ड टाइप का अगर क्वेश्चन हुआ या फिर असर्शन रीजन क्वेश्चन हुआ, तो समझिए कि एक क्वेश्चन में कितने सारे ही टॉपिक आ जाएंगे। तो आपको 1 क्वेश्चन को सोच करके ये नहीं सोचना है कि इस चैप्टर को छोड़ ही दें, क्योंकि 1 क्वेश्चन का मतलब होता है भाई 4 मार्क्स। 4 मार्क्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 मार्क्स से आपका हो भी सकता है सिलेक्शन, नहीं भी हो सकता है। 4 मार्क के लिए आप पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं ना। तो ये प्यारा सा चैप्टर है, क्यों ही छोड़ना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चा पार्टी। हाउ डू यू डिफाइन अ लिविंग, ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे कि आप एक लिविंग है। तो उससे पहले मुझे ये बताइए, क्या आप लिविंग है? तो यस मैम, मैं लिविंग हूँ, तभी तो आपके लेक्चर देख रहा हूँ, अदरवाइज मैं लिविंग नहीं होता। और मैम ने कह दिया कि आप लिविंग नहीं है, सवाल खड़ा कर दिया, तो हम तो वीडियो लाइक बिल्कुल नहीं करने वाले, ऐसा नहीं करना है ना। लिविंग है तो वीडियो लाइक करना ही है। फीचर्स दैट डिफरेंशिएट अ लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग, कैसे हम पता कर सकते हैं कि लिविंग थिंग कौन है और नॉन लिविंग थिंग कौन है। तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि लिविंग थिंग कौन है, नॉन लिविंग थिंग। क्लास 3-4 से आपको ये डिफरेंशिएशन आता है, लेकिन थोड़ा सा अब यूनिक फॉर्म में हम पढ़ने वाले हैं बच्चे। ओके, सो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो फीचर होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में जो प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये दोनों में मिलेंगे आपको, ठीक है, या फिर लिविंग में मिलेंगे तो कुछ नॉन लिविंग में भी मिलेंगे और एक्सेप्शन भी पाए जाएंगे। डिफाइनिंग फीचर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रेजेंट इन लिविंग, ये जो फीचर हैं ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में प्रेजेंट होंगे, और यही एक्चुअल डेफिनेशन देंगे लिविंग होने का। ओनली प्रेजेंट इन लिविंग विदाउट एनी एक्सेप्शन। बच्चों को ना डिफाइनिंग फीचर में बड़ी दिक्कत आती है। बच्चे समझिए कि कोई भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी कैरेक्टर आपने अगर लिया, कोई भी फीचर आपने लिया, तो वहाँ पे ना तो यूनिसेलुलर में कोई एक्सेप्शन होना चाहिए, ना मल्टी सेलुलर में, ना प्लांट में, एनिमल में, किसी में नहीं होना चाहिए। वो फीचर सब में प्रेजेंट होना चाहिए, सारे लिविंग में, ठीक है।
ओके अब हम आते हैं व्हाट आर द पैरामीटर्स टू डिफाइन लिविंग। ये लिविंग को डिफाइन करने के लिए वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिससे हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ लिविंग है। ठीक है, चलना, खाना, रोना, हंसना, ये सब हो गई क्लास 3-4 की बातें। अब आप बड़े हो गए ना, तो सबसे पहला जो पैरामीटर है दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि सेल प्रेजेंट है या फिर सेल जो है अरेंज होकर के टिश्यू बना लिए, टिश्यू अरेंज होकर के ऑर्गन बना लिए, तो ये सब लिविंग में ही होता है, आपके इसमें नहीं होता है ना, नॉन लिविंग में नहीं होता। फिर है ग्रोथ की बात, तो ग्रोथ तो दोनों करते हैं, लिविंग नॉन लिविंग, तो ये भी एक पैरामीटर है डिफाइन करने के लिए। रिप्रोडक्शन हो गया, एंड देन मेटाबॉलिज्म, एंड देन कॉन्शियसनेस। तो इसको याद रखने के लिए, जैसे आपका क्लास 11th का जो सब्जेक्टिव एग्जाम आएगा उसमें पूछेगा व्हाट आर द पैरामीटर्स टू डिफाइन लिविंग, तो आप कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक मैंने बनाई है, दैट इज चाय, गरम चाय। तो भाई जब लिविंग की बात कर रहे हैं तो चाय तो बनती है ना, चाय तो बनती है, अभी चाय पीने नहीं चले जाना। चाय, गरम चाय इज द ट्रिक। सो चाय के सी से हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जी से ग्रोथ, आर फॉर रिप्रोडक्शन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म, एंड फिर चाय के सी से हमारा कॉन्शियसनेस। ओके, तो अब हम आ जाते हैं सीधे ग्रोथ की बात करते हैं, सीधे ग्रोथ की बात करते हैं। व्हाट इज ग्रोथ और क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है? okay so growth is the ability of an organism to increase in size, increase in volume, ठीक है, through cell growth, cell division. it means it is the irreversible change. अगर ग्रोथ ह्यूमन बीइंग में देखा जाए या हमें देखा जाए लिविंग में, तो ये इरिवर्सिबल चेंज है। मतलब अभी आप इतने बड़े हो गए या फिर मैं अभी आपको इतनी बड़ी होकर के पढ़ा रही हूँ, तो कल मैं बिल्कुल बच्ची बन के नहीं पढ़ाऊंगी, है ना। तो इरिवर्सिबल चेंज होता है ग्रोथ, इंक्रीज इन साइज होता है ग्रोथ। ओके, तो भाई दो तरह का ग्रोथ होता है, ठीक है। आपने बोला कि मैम मैं जिंदा हूँ क्योंकि मैं ग्रो कर रहा हूँ, तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि भाई जो माउंटेन है, माउंटेन कल जो इतना छोटा था मेरे घर के पास, आज मैंने देखा है कि उसमें स्नो डिपॉजिट हो करके, स्नो डिपॉजिट हो करके आज वो इतना बड़ा दिख रहा है। सो दिस इज ऑल्सो द ग्रोथ, दिस इज ऑल्सो द ग्रोथ ना। बट ये ग्रोथ कैसा है बच्चे? ये ग्रोथ एक्सटर्नल है। यहाँ पे चीजें एक्यूमुलेट हो रही हैं, ऊपर से डिपॉजिट हो रही हैं, ना कि अंदर से सेल डिवाइड हो रहा है। हमारे ऊपर तो ऐसा नहीं हो रहा है ना कि कुछ चीजें जुड़ती जा रही हैं, कुछ चीजें ऊपर एक सिर लगता जा रहा है या फिर ऊपर बिल्कुल गंदगी जमती जा रही है और हम लंबे होते जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं। हमारे अंदर से ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ है बच्चे एक्सटर्नल है, और ये जो ग्रोथ है वो कैसा है? रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, ठीक है, रिवर्सिबल है। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग में जो ग्रोथ होता है, आज जो चिंटू इतना छोटा है, वो चिंटू कल इतना बड़ा हो जाएगा, वो चिंटू कल इतना बड़ा हो जाएगा बच्चे। लेकिन ये जो ग्रोथ है, ये जो ग्रोथ है वो इरिवर्सिबल ग्रोथ है। वो कैसा है? इरिवर्सिबल। एक बार चिंटू इतना बड़ा हो गया तो फिर वो वापस से दोबारा छोटा नहीं होगा बच्चे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो ये ग्रोथ कैसा है बच्चे? दिस ग्रोथ इज इंटरनल ग्रोथ, ठीक है, इंटरनल ग्रोथ। ओके, सो अब आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि जो ग्रोथ है ना, सब में अलग अलग तरह का होता है, ग्रोथ सब में अलग अलग तरह का होता है। प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो कैसा होता है बच्चे? इनडिटर्मिनेंट होता है, इनडिटर्मिनेंट होता है। इनडिटर्मिनेंट का मतलब कि आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो किस एज तक कितना बड़ा होगा, ठीक है। आप ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि उसकी लंबाई कितनी बढ़ेगी, वो कब तक बढ़ेगी। उसमें सेल ग्रोथ होता ही रहता है, होता ही रहता है, जो एपिकल ग्रोथ है वो होते ही रहते हैं। फिर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उसकी शाखाएं कितनी दूर तक जाएंगी, ठीक है। तो इनडिटर्मिनेंट होता है, लेकिन कहीं कहीं पे वो डिटर्मिनेंट भी होता है। प्लांट में कोई कोई ग्रोथ डिटर्मिनेंट भी होता है, जैसे इनडिटर्मिनेंट एंड डिटर्मिनेंट। कहाँ पे डिटर्मिनेंट होता है बच्चे? जैसे लीव्स की बात करें, अब आम के पेड़ में, केले के पेड़ जितना पेड़ की जो पत्तियां होती वैसा तो पत्ती नहीं उग जाएगा ना। आम के पेड़ में तो इतने छोटे छोटे पत्तियां होती हैं, अब उसमें आप केले के पेड़ की तो पत्तियां नहीं देखेंगे। या फिर गुलाब के पेड़ में आप बनियान ट्रीज की पत्तियां नहीं देखेंगे, है ना। तो वहाँ पे वो डिटरमाइंड होता है। फ्रूट्स में आम का फ्रूट जो है वो तरबूज के जितना बड़ा तो होगा नहीं, तो वो डिटरमाइंड होता है कि किसका फल कितना बड़ा होगा, ठीक है, वो एकदम फिक्स होता है। नाउ एनिमल्स की बात करें तो इनका ग्रोथ डिटरमाइंड होता है ना। इनका ग्रोथ कैसा होता है? डिटरमाइंड होता है बच्चे।
कि इस एज तक इतना ग्रोथ रेंज दिया हुआ है, इतने ग्रोथ तक हो जाना चाहिए, नहीं होता है तो फिर आप बॉर्नवीटा पीते हो। ओके, एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन, ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन, बेचारे ये करने जाते हैं, ग्रोथ हो जाता है रिप्रोडक्शन। अब जैसे अमीबा की बात कर लो, ये अमीबा है, अमीबा बड़ा हो गया, अमीबा ने सोचा कि अब मैं थोड़ा ग्रोथ कर लूँ, लेकिन इसका हो गया क्या, जैसे ये ग्रो करने गया तो ये इसका हो गया क्या, रिप्रोडक्शन। तो इसमें पता ही नहीं चलता है कि ये ग्रो कर रहा है कि रिप्रोडक्शन कर रहा है, बिल्कुल दोनों सेम ही है, ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन, ठीक है। बट ये जितने भी प्लांट में, एनिमल्स में, यूनिसेलुलर में ये जितने भी जो ग्रोथ हो रहे हैं वो सारे क्या है, इंटरनल ग्रोथ है, ठीक है। ओके, सो इज ग्रोथ अ डिफाइनिंग फीचर, क्या आप कह सकते हैं कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है, नहीं कह सकते भाई, नो, बिकॉज इट इज सीन इन because it is seen in because it is seen in non-living also, ठीक है, नॉन लिविंग ऑल्सो, ये नॉन लिविंग में भी देखा जाता है। सो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। बट एक बात है कि भाई अगर हम इंटरनल ग्रोथ की बात करें, बट इंटरनल ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। इंटरनल ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर होता है, इंटरनल ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर, इंटरनल ग्रोथ बच्चे डिफाइनिंग फीचर होता है, क्योंकि नॉन लिविंग में इंटरनल ग्रोथ तो होता नहीं है, ऊपर से चीजें डिपॉजिट हो रही है, एक्यूमुलेशन हो रहा है चीजों का, ठीक है। चलो ओके, और जब ग्रोथ हो रहा है तो हमको ये समझना होगा कि ग्रोथ में हमेशा एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म से ज़्यादा होता है। एनाबॉलिज्म क्या होता है कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो मिल करके बड़ी चीज़ बनाती हैं, ठीक है, जैसे अमाइनो एसिड मिल करके प्रोटीन बना रहे, तो फॉर्मेशन ज़्यादा होगा और टूटना, ब्रेक डाउन जो है कैटाबॉलिज्म वो कम होगा, क्योंकि भाई फॉर्मेशन, प्रोटीन बनेगा तभी तो आपकी बॉडी डेवलप होगी, ठीक है। फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, कोई चीज़ फॉर्म करोगे तभी तो बॉडी अंदर से डेवलप होगी, ठीक है, कैटाबॉलिज्म कम होगा। टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, प्रोटोप्लाज्मिक एंड एपोप्लाज्मिक आर फॉर्म्ड फॉर ग्रोथ। देखो जब भी ग्रोथ होती है ना, इंटरनल ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, तो दो चीज़ें बढ़ती हैं, एक तो अंदर में जो प्रोटोप्लाज्म है, अंदर जो लिक्विड है वो बढ़ेगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म वो बढ़ेगा, फिर साइड में एपोप्लाज्म, एपोप्लाज्म क्या है, जो आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल है ना वो भी बढ़ेंगे, मतलब सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन वो भी ग्रो करेंगे, ठीक है। So protoplasmic increase bulk in protoplasm, whereas apoplasmic substances are non-living increase the cell wall, cell membrane, दोनों तरफ से बढ़ेंगे ना, अंदर भी बढ़ेगा और आपका cell membrane ये भी बढ़ेगा। Is this clear? So what are the twin characteristic of growth? This is very important. इससे क्वेश्चन आया हुआ है ना, नीट का क्वेश्चन है। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक क्या है ग्रोथ के, जल्दी बताइए, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इंक्रीज इन नंबर, increase in number of individual and increase in mass, ठीक है। ये क्या है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ के। बच्चे आप ना जैसे देखेंगे तरबूज में तो वो मास इंक्रीज होता है कई गुना ज़्यादा, 50,000 गुना ज़्यादा, ठीक है। और जो आप मेज में देखेंगे तो क्या हो रहा है, सेल एक एक मिनट में ना हज़ारों लाखों सेल बन रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, सेल इंक्रीज हो रहा है, या फिर जैसे नंबर इंक्रीज होते हैं, जैसे ही अगर ग्रोथ कर रहे हैं तो नंबर भी बढ़ सकता है, ओके, इंडिविजुअल के नंबर बढ़ सकते हैं और मास इंक्रीज हो सकता है। तो ये दोनों क्या है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ है। नाउ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है? उससे पहले हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या। हाँ, रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड, मतलब मेरे ही जैसे बच्चे पैदा होंगे। अब मेरे घर में एनाकोंडा तो पैदा नहीं होगा ना, मतलब मेरे घर में छिपकली पैदा नहीं होगी, मुझसे छिपकली एनाकोंडा ऐसे तो पैदा नहीं होंगे, तो अपने ही जैसे बच्चे पैदा करना इज द रिप्रोडक्शन, ओके। सो क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर है? क्या अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, वो स्टेराइल है, या फिर जो साधु महात्मा होते हैं वो चाहते हैं कि हमको रिप्रोडक्शन करना ही नहीं, बच्चे पैदा करने ही नहीं है, वो अपने मन से बोलते हैं भाई नहीं करना, तो क्या आप उनको बोल दोगे कि भाई तुम जिंदा नहीं हो, यू आर नॉट लिविंग? जाके बोल के आओ जरा, यू आर नॉट लिविंग बिकॉज यू कांट रिप्रोड्यूस।
हाँ, ऐसा नहीं होता है ना. सो वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर. नो, बिकॉज क्यों डिफाइनिंग फीचर नहीं है? बिकॉज स्टेराइल पर्सन है ना, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते भाई, ठीक है. स्टेराइल पर्सन, वर्कर बी ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि भाई क्वीन बी कुछ केमिकल रिलीज करती रहती है कि ये बच्चे पैदा ना कर सके, ये स्टेराइल रहें, वर्कर बीज हो गई. फिर उसके बाद आपका हो गया म्यूल, फिर हो गया हिन्नी. ये सारे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं पैदा कर सकते, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ठीक है. इनको बना दिया गया डंकी और हॉर्स को मिला करके, बट दे कांट प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है. उसके बाद लाइगर की बात कर लें तो ये सारे दे कांट रिप्रोड्यूस, ठीक है. दे कांट रिप्रोड्यूस. तो क्या जीने का हक हम इनसे छीन लेंगे? बट दे आर लिविंग, बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं भाई इनमें. आप ये नहीं बोल सकते कि तुम स्टेराइल हो तो तुम भाई लिविंग नहीं हो. वर्कर बी को आप नॉन लिविंग नहीं बोल सकते, है ना. तो रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ एक्सेप्शन है. इतने सारे लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते बट वो लिविंग हैं, ठीक है. सो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इक्वल है, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है, ग्रोथ हो रहा है कि रिप्रोडक्शन हो रहा है. लेकिन इन हायर प्लांट्स, this line is very very important, in higher plants and animals, growth and reproduction are exclusive event, ठीक है. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसका मतलब अलग अलग है. एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है बच्चे? अलग, विभिन्न, ठीक है. ये दोनों अलग अलग इवेंट है. ऐसा नहीं है कि चिंटू जो है, चिंटू आज गया ग्रोथ करने, ठीक है, मतलब ग्रोथ करने गया नहीं, उसका ग्रोथ हो रहा है तो वो रिप्रोड्यूस करके आ जाएगा, या फिर चिंटू आज गया रिप्रोडक्शन करने तो वो ग्रो करके आ जाएगा. ऐसा तो नहीं है ना. तो फिर सबको पता चल जाएगा किसने रिप्रोडक्शन की है. ओके, ठीक है. तो हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट है. दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है. तो जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट लिखते जा रही हूं मतलब ये आया हुआ है आपके नीट में, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. सो टॉक अबाउट द नेक्स्ट feature, that is metabolism. Okay, so what is metabolism? Metabolism is sum total of all the reaction that going on inside our body, ठीक है, inside our cell. हम चाहे सो रहे हैं, जाग रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारे अंदर एक हमारे अंदर हमेशा एक मेटाबॉलिज्म चल रहा है, एक रिएक्शन चल रहा है, ठीक है. जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो उसके साथ साथ मेरा डाइजेशन प्रोसेस भी चल रहा है. वो थोड़ी रुक गया है कि मैम पढ़ा लेंगी तब हम डाइजेस्ट करेंगे. तो डाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, फिर उसके बाद मेरा एक्सक्रीशन, सारा प्रोसेस है ना, वो साथ साथ चल रहा है बच्चे. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म. सो ऑल सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन, दैट इज कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म. अब ये कैटाबॉलिज्म क्या होता है बच्चे? ब्रेकिंग डाउन. जैसे प्रोटीन टूट करके अमाइनो एसिड में टूट गया, फिर आपका स्टार्च है टूट करके ग्लूकोज बन गया. एनाबॉलिज्म जो ग्लूकोज है बॉडी में, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है, उसको हमने ग्लाइकोजन में बदल दिया. समझ गए? तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपके मेटाबॉलिज्म. तो क्या मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है? यस ऑफ कोर्स. क्या किसी लिविंग बीइंग में, नॉन लिविंग में देखा है क्या कि आपका कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म चल रहा है? हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आपने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में आपने अमाइनो एसिड डाल दिया और उससे आपने क्या बना दिया बच्चे? प्रोटीन बना दिया, ठीक है. लेकिन क्या आपका ये जो टेस्ट ट्यूब है ये बोल सकता है कि मैं लिविंग हूँ? नहीं बोल सकता भाई, क्योंकि सब कुछ आपने डाला, इसमें एंजाइम आपने डाला. हम क्या करते हैं बच्चे? हम भले बाहर से फूड ले रहे हैं, लेकिन एंजाइम्स वगैरह खुद प्रेजेंट है, वो अपने आप हो रहा है. लेकिन टेस्ट ट्यूब में जब आप चीज़ें डालेंगे, आपको एंजाइम डालना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा इसमें, ठीक है. सो ये जो आपका टेस्ट ट्यूब है या फिर जो भी बाहर कंटेनर है उसमें जो भी रिएक्शन चल रहे हैं, दैट इज़ नॉट लिविंग, दैट इज़ जस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड. आप उनको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, सेल फ्री सिस्टम में डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. ये बच्चे ये वाला जो लाइन है असर्शन रीजन में आ सकता है आपका, ठीक है. एक्चुअली आया हुआ है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम. मतलब बॉडी से बाहर सेल फ्री सिस्टम में दिखाया जा सकता है, बट वो हम ही परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपने आप नहीं हो रहा है, ठीक है. वो टेस्ट ट्यूब में अपने आप नहीं हो रहा है बच्चे. ओके, अपने आप टेस्ट ट्यूब वो सारे रिएक्शन नहीं कर सकता.
सो नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, और मेटाबॉलिज्म सारे के सारे लिविंग में होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन, चाहे वो आपका यूनिसेलुलर हो, प्लांट हो, एनिमल्स हो, सब में होता है. सो मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर. अब बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की. क्या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर है? यस, क्योंकि भाई जो हमारे ही अंदर सेल हैं, उसी के अंदर सेल ऑर्गेनलीज हैं, ठीक है, और हमारे जो सेल हैं वो डिवाइड हो करके टिश्यू, ऑर्गन, ये सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है. और इस तरह की चीज़ें नॉन लिविंग में नहीं प्रेजेंट होती है. अब आप बोलेंगे मैम मेरे मोबाइल के अंदर तो सेल है, तो क्या उस सेल के अंदर वो सेल ऑर्गेनलीज है? क्या वो सेल और क्या उसके अंदर वो सारे राइबोसोम्स जो है प्रोटीन वगैरह बनना, ठीक है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, प्रोटीन, एटीपी, ये सारी चीज़ें नहीं चल रही है ना. तो बच्चे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ लिविंग में पाया जाता है, नॉन लिविंग में नहीं होता. नाउ अब हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस की. कॉन्शियसनेस सबसे पहले होता क्या है? कॉन्शियसनेस का मतलब है कि आप अपने सराउंडिंग को फील करना, सेंस करना कि भाई खतरा है. हम फील कर पाते हैं कि हाँ खतरा है. धूप है तो सुबह हो गई है ना, मतलब रोशनी आई, सुबह हो गई, अंधेरा हो गया, सोने का टाइम हो गया, ठंड आ गई तो बिल्कुल सिकुड़ लेते हैं शरीर को, गर्मी हो गई तो बिल्कुल पंखे वगैरह चला लेते हैं. सो वी कैन सेंस आवर एनवायरनमेंट एंड रेस्पॉन्ड, उसी के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करते हैं. जैसे अगर आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया तो आप खींच के 2-4 जड़ दोगे, है ना, और एक मारा तो आप 5-6 लगा दोगे, गांधी तो हो नहीं. या फिर आप जैसे कोई कीड़े ने आपको काट लिया तो आप रेस्पॉन्ड करेंगे, या फिर उसको काटने देंगे, हाँ भाई काट ले, है ना, ऐसा तो होता नहीं है. तो कॉन्शियसनेस क्या होता है? सेंस करना और रेस्पॉन्ड करना. तो बात करते हैं क्या कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है. सोच के देखो भाई कि क्या आपका मोबाइल कभी गलती से गिर जाता है तो आपको एक घूंसे लगा देता है क्या जम के कि ओए गिरा कैसे दिया? नहीं ना, है ना. या फिर कभी आपका मोबाइल बैटरी लो होने लगती है तो ऐसा रोने थोड़ी लगता है? नहीं. कॉन्शियसनेस सिर्फ मोबाइल की नहीं, हर चीज़ की बात है. वो कॉन्शियस नहीं होते, लेकिन हम कॉन्शियस होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स की बात है, चाहे यूनिसेलुलर की बात है, ठीक है, पैरामीशियम की बात कर लीजिए, आप अमीबा की बात कर लीजिए, चाहे प्लांट की बात करें, प्लांट भी कॉन्शियसनेस शो करते हैं. प्लांट कैसे कॉन्शियसनेस शो करते हैं? जैसे जिधर देखी लाइट उधर मुड़ गए, है ना, उधर ग्रो करने लगे, खींच मेरी फोटो. तो प्लांट जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, इस तरह से अपना कॉन्शियसनेस शो करते हैं. या फिर जब हम पत्ते तोड़ते हैं या कुछ भी उनको हर्ट करते हैं तो वो फील करते हैं, ठीक है, वो हमें दिखता नहीं लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से रेस्पॉन्ड करते हैं. अब यहाँ पे बात आती है कि एक सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है. तो अच्छा, इससे पहले हमने क्या देखा कि कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है, ओके, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में पाया जाता है विदाउट एनी एक्सेप्शन. सारे के सारे कॉन्शियसनेस शो करते हैं. अब बात आती है सेल्फ कॉन्शियसनेस. सेल्फ कॉन्शियसनेस ओनली प्रेजेंट इन ह्यूमन, सिर्फ ह्यूमन में पाया जाता है भाई. ये आपको एनिमल्स में देखने को नहीं मिलेगा, एनिमल्स में देखने को नहीं मिलेगा. आप नहीं देखोगे कि कोई कैट आकर के बोल रही है कि भाई बहुत सारे लोग बैठे तो मुझे बड़े स्टाइल में म्याऊं बोलना है ना, या फिर मुझे बहुत अच्छे से बिहेव करना है, आज घर में गेस्ट आए हुए हैं. तो उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसी लग रही हूँ, है ना, हाउ आई एम टॉकिंग, हाउ आई एम वॉकिंग. लेकिन हम में ये चीज़ होती है कि भाई हमको अच्छे से बात करना है ना, हमें अच्छा दिखना है. अगर मैं आज चेहरे पे एक पिंपल हो गया तो मैं बाहर नहीं निकल रही हूँ, है ना, ये सारी चीज़ें. फिर बात है कोमा की अगर हम बात करते हैं तो कोमा कुछ बोलते हैं कि एक्सेप्शन है, बट बच्चे इट इज़ नॉट द एक्सेप्शन, क्योंकि जहाँ पे एक्सेप्शन आ गया वहाँ नॉट द डिफाइनिंग फीचर. बच्चे ये कोमा इज़ नॉट द एक्सेप्शन. एक्चुअली कोमा इज़ अ ब्रेन डेड, ठीक है. ब्रेन डेड है वो बंदा, ब्रेन डेड है, वो कम्प्लीटली डेड नहीं है, और वो किसी भी वक्त कॉन्शियस हो सकता है. उसके अंदर सारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस वगैरह चल रहे हैं और मशीन द्वारा उनमें सब कुछ करवाया जा रहा है. वो अभी थोड़ी देर के लिए मे बी रेस्पॉन्ड ना कर पाए, ठीक है, वो चीज़ों को समझ रहा है लेकिन वो रेस्पॉन्ड ना कर पाए, लेकिन वो किसी भी वक्त होश में आ सकता है. कोई कोमा में गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जला देंगे ले जाके, भाई ये कोमा में गया इसको जला दो, है ना. ऐसा तो नहीं करते कि हम कोमा पेशेंट को ले जाकर के सीधे बिल्कुल जला देते या दफना देते, ऐसा नहीं करते, है ना. सो दैट पर्सन इज ओनली ब्रेन डेड, बट कोमा का मतलब यही है कि भाई वो ब्रेन डेड है बट स्टिल दैट पर्सन इज अलाइव, ठीक है, और वो किसी भी वक्त कॉन्शियसनेस हो सकता है, कॉन्शियसनेस उसमें आ सकती है, ओके. फिर है आपका डेफिनेशन जो आपकी एनसीईआरटी बताती है, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग इवॉल्विंग. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे होने चाहिए? सेल्फ रेप्लिकेटिंग होनी चाहिए, इवॉल्विंग होने चाहिए, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ओके. सो ये वाला पोर्शन हमारा होता है कंप्लीट. अब हम बात करते हैं टेक्सोनॉमी की. व्हाट इज टेक्सोनॉमी, ठीक है.
बड़े मज़ेदार तरीके से हम समझेंगे इसको। टेक्सोनॉमी, देखो टेक्सॉन का मतलब होता है अरेंजमेंट, किसी चीज़ को अरेंज करना है, और नॉमी का मतलब होता है लॉ एंड रूल्स। तो किसी भी चीज़ को अरेंज करने की जो रूल है उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। जैसे मान लीजिए आपके घर में सामान आया, बहुत सारा सामान आया, तो घर में एक रूल होता है ना कि भाई पूजा का सामान तो भाई यहीं रहेगा, है ना, किचन का सामान तो किचन में ही रहेगा, खाने का सामान किचन में ही रहेगा। एक रूल बना हुआ है कि हाँ किसी चीज़ को कैसे अरेंज करना है, छोटी चीज़ को नीचे रखना है, ठीक है, ग्लास वाली चीज़ को नीचे, भारी चीज़ को ऊपर रखना है, ऐसे एक अरेंजमेंट होता है। तो वैसे ही द अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट और उसका जो रूल बना हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। और टेक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था, एपीडी कंडोले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एपीडी कंडोले। तो कैसे याद रखेंगे, गाना है ना, मन डोले मेरा तन डोले, एपीडी कंडोले, मन डोले तन डोले, एपीडी कंडोले, ठीक है। उन्होंने अपनी बुक थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री डीला बोटैनिक्यू में इसके वर्ड के बारे में बताया था, इस टर्म को यूज़ किया था। ओके, सो हु इज़ द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, कैरोलस लिनस। कैरोलस लिनस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही सारे रूल्स वगैरह बताए थे। बड़े ही महान इंसान थे भाई, इन्होंने बहुत सारा काम किया, बॉटनिस्ट भी थे, जोलॉजिस्ट भी थे, ओके, और सारा नोमेनक्लेचर वगैरह ये सब इन्होंने ही दिया था। सो टेक्सोनॉमी एक्चुअली है क्या, टेक्सोनॉमी रूल तो है ही, साथ में जो भी हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, इन सब का जो रूल है ना, ठीक है, इन सब का जो रूल है वो किस में दिया हुआ है, टेक्सोनॉमी में दिया हुआ है। और जो इसकी स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं टेक्सोनॉमिस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिस्ट, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक को मिला करके जिनमें जो सिमिलरिटीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टैक्सा। डिफरेंट टैक्सा मतलब एक स्पीसीज़ है, फिर जीनस है, फैमिली है, इन सब को अलग अलग हम क्या बोलते हैं बच्चे, टैक्सा बोलते हैं। इन सबको हम अलग अलग क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब मैं इसको बहुत ही अच्छी कहानी के थ्रू समझा रही हूँ आपको। देखो क्या है एक्चुअली टेक्सोनॉमी। आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, आपके घर में क्या हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ, ये आपके घर में एक बच्चा पैदा हो गया, ओके। आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशन करते हैं कि भाई इंसान का ही बच्चा है ना, आंखें हैं, हाथ है, पैर है, एकदम बिल्कुल इंसान की तरह। तो आपने कैरेक्टराइजेशन किया कि इंसान का बच्चा मेरे ही घर का बच्चा है ना, एनाकोंडा पैदा नहीं हुआ, कैरेक्टराइजेशन किया कि इंसान का ही बच्चा है, ठीक। उसके बाद आप क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि लड़का है कि लड़की है। जैसे ही आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि भाई ये लड़का है तो आप उसका नाम रख देते हैं मुन्ना, और अगर पता चल जाता है कि भाई लड़की है तो नाम रख देते हैं मुन्नी, है ना, कुछ भी नाम रख देते हैं, ओके। एंड देन नाम रखने के बाद फिर फैमिली वाले आते हैं, और वो क्या करते हैं, पूरा उसका झुंड बनाते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं, अरे ये तो बंगाली है, ठीक है, तो बंगाली वाला नाम। फिर उसके बाद उसको बताते हैं कि भाई तुम्हारा जात ये है, तुम्हारी गोत्र ये है, तुम इस देश के हो, है ना, सब कुछ उसका क्लासिफिकेशन रख देते हैं, उसकी कुंडली बनवा देते हैं। बेचारा बच्चा, उसको अभी कुछ नहीं पता और उसका क्लासिफिकेशन हो चुका है, ठीक है। ओके, आई होप नाउ दिस इज क्लियर कि हम क्या कर रहे हैं बच्चे, सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, फिर नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, फिर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, लाइन से, इसके सारे रूल कि कैरेक्टराइजेशन आप कैसे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। कोई ऑर्गेनिज्म बाहर मिल जाता है आपको, मान लो एक ऑर्गेनिज्म मिलता है जिसका शरीर तो इंसान जैसा, मुंह कुत्ते जैसा, तो कैसे आप उसको कैरेक्टराइजेशन करोगे, आइडेंटिफाई कैसे नोमेनक्लेचर फिर करेंगे कि वो कुत्ता है कि इंसान है, वो है क्या, कौन सी स्पीसीज है वो, ठीक है। फिर उसका क्लासिफिकेशन किस जीनस में जाएगा, किस स्पीसीज में जाएगा, ठीक है, ऑर्डर, ये सारी चीज़ें हम उसका डिसाइड करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो भाई लाइक दबा दो, है ना, और अच्छा सा कमेंट भी कर देना। टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी, दो तरह के टेक्सोनॉमी होते हैं, क्लासिकल टेक्सोनॉमी और मॉडर्न टेक्सोनॉमी। देखो सबसे पहले जब टेक्सोनॉमी आई थी ना तो मॉर्फोलॉजिकल स्टडी बेस्ड थी। मॉर्फोलॉजिकल स्टडी का मतलब क्या होता है बच्चे, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहर एक्सटर्नल कैरेक्टर सिर्फ देख करके हम बता देते थे कि भाई इसको, इसमें कैरेक्टर्स देख करके हम बता देते थे कि ये किस जीनस स्पीसीज, ऐसे करके हम आइडेंटिफाई कर लेते थे कि हाँ भाई इसका नाम ये होना चाहिए। लेकिन फिर बाद में पता चला कि भाई कुछ ऐसे होते हैं ना जो दिखते हैं प्लांट की तरह लेकिन वो प्लांट है नहीं, दिखते हैं एनिमल की तरह लेकिन वो एनिमल है नहीं, ठीक है, जैसे प्रोटिस्टा की बात कर लो। तो उसके बाद फिर एनाटॉमिकल
ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल 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 स्टडी भी होने लगी, तब जाकर के उनका डिवीजन किया गया। ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक क्या है। सिस्टमैटिक आया है लैटिन वर्ड सिस्टेमा से, जिसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना। जैसे बच्चे मान लीजिए ये लाइब्रेरी है, ठीक है, मान लीजिए ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का एक सेक्शन है जहाँ पे बुक्स रखी हुई है फिजिक्स की। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी में हमने क्या बनाया कि भाई जो बुक्स रखनी है ना अलग अलग रखनी है। यहाँ पे बायो की बुक रख लो, यहाँ पे फिजिक्स की बुक रख लो, यहाँ पे फिजिक्स की बुक रख लो। लेकिन फिजिक्स की बुक कैसे रखी हुई थी, बिल्कुल रैंडम तरीके से रखी हुई थी कि भाई कहीं भी यहाँ पे क्लास 2 का रखा है तो यहाँ क्लास 12 का रखा है, यहाँ क्लास 11 का रखा है, यहाँ क्लास 4 का रखा है, ऐसे रखा है। ठीक है, कुछ भी रैंडम रखा हुआ है। तो भाई जब सिस्टमैटिक आया तो इसने बोला कि ना 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 ये नहीं चलेगा, सबसे पहले हम क्लास 1 की बुक रखेंगे, फिर क्लास 1 की, फिर उसके बाद हम 2 की रखेंगे, फिर 3 की रखेंगे। वाह, लिखना है क्लास और मैंने क्या लिखा है चैप्टर, है ना, क्लास। ओके बच्चे, फिर 4 की, 5 की, ऐसे करके हम 12th तक की बुक रखेंगे, एक सीरीज में रखेंगे इवोल्यूशनरी। जैसे 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 जो बुक आई, जैसे जैसे जो बुक पढ़ना है, मतलब 1 की बुक में तो उतना कुछ नहीं दिया होगा, 12th की बुक में बहुत कुछ होगा। तो भाई 1 और 12th की बुक में क्या हो रहा है कि इवोल्यूशन आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा वास्ट चेंजेस आ रहे हैं। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं सिस्टमैटिक। जैसे हम ऑर्गेनिज्म को कैसे रखें, जो सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है उसको पहले रखें, उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद जो सबसे कॉम्प्लेक्स है वो सबसे ऊपर। ठीक है, इस तरह से हमने अरेंजमेंट किया। जैसे आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर सारे फाइलम्स वगैरह पढ़ते हैं एनिमल किंगडम में, प्लांट किंगडम में, तो आप देखते हैं कि हम एक इवोल्यूशनरी स्टडी पढ़ते हैं कि सबसे पहले एल्गी आया, ब्रायोफाइट आया, टेरिडोफाइट आया। ठीक है, हम इस तरह से इवोल्यूशनरी स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं फाइलोजेनी। तो सिस्टमैटिक इंक्लूड किया, टेक्सोनॉमी तो ठीक बात है कि भाई हम कैरेक्टराइज करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन साथ में हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी बताएंगे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग भी हम अरेंज करेंगे। दैट इज नोन एज द सिस्टमैटिक। ठीक है, दैट इज नोन एज द सिस्टमैटिक। द टर्म सिस्टमैटिक कॉइंड बाय कैरोलस लिनस, और इसमें क्या था आपका बच्चे, सिंक था, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। नाउ नॉमेनक्लेचर की बात करते, तो ये सारे नाम जो है ना, देखो नामकरण एक बड़ा मुद्दा होता है। घर में बच्चा पैदा हो गया तो जब भी नामकरण की बात आती है ना, तो सारे पूरा खानदान लग जाता है क्या नाम रखें। फिर उसके बाद नामकरण समारोह होता है, हाँ, जिसमें भाई पार्टी वार्टी होती है। तो वैसे ही यहाँ भी ना नामकरण रखने, नाम की जो बात है तो उस पर बड़ी डिटेल, मतलब बहुत ही अलग अलग कोड बने हुए हैं। वो क्या है, ICZN, ये सारे फुल फॉर्म आते हैं बच्चे, तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, ICNB इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ICNCP इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। ठीक है, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। मैंने पहले से लिख के रखा है क्योंकि ये 1 शॉट वीडियो है बच्चे, मैं इतना लिखने जाऊंगी तो आपका समय वेस्ट होगा। ओके, फिर है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। ठीक है, और इन्होंने बच्चे 4200 स्पीसीज का नामकरण किया था। ठीक है, स्पीसीज का क्या किया था, नेमिंग की थी। किस बुक में, किस बुक में, सिस्टेमा नेचुरे, सिस्टेमा नेचुरे, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सिस्टेमा नेचुरे बुक में। ओके, तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से पहले ना बहुत लंबे लंबे नाम होते थे ऑर्गेनिज्म वगैरह के। फिर इन्होंने बोला भाई ठंडे रखो, बच्चों को थोड़ा हल्का पढ़ना पड़े, तो हम क्या करते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर देते हैं। जैसे इंसानों के नाम भी तो बाइनोमियल है ना। ओके, जैसे मेरा नाम है नेहा सिंह, तो भाई बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है। ओके, तो ये इसके रूल्स क्या हैं ये हम पढ़ लेते हैं। ओके, ईच नेम हैज़ 2 कॉम्पोनेंट, हर नेम में 2 कॉम्पोनेंट होगा। जैसे हमारा नाम और सरनेम होता है, तो हर साइंटिफिक नेम का 2 कॉम्पोनेंट होगा, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, जिसको हम जीनस और स्पीसीज भी बोलते हैं। तो बच्चे जीनस को हम जेनेरिक नेम भी बोल सकते हैं और स्पीसीज को स्पेसिफिक एपिथेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो गाइडलाइंस फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, अ साइंटिफिक नेम जनरली हैज 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स होते हैं और वो लिखे होते हैं, वो किस लैंग्वेज में होंगे, लैटिन में होंगे। वाई, बिकॉज लैटिन इज डेड लैंग्वेज,
लैटिन इज डेड लैंग्वेज, ये क्वेश्चन आ सकता है कि लैटिन में ही हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, किसी भी जगह का लैंग्वेज नहीं है, किसी शहर का, किसी कंट्री का लैंग्वेज नहीं है, ये सबके लिए सेम है, ठीक है। एंड डिराइव फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ओके। फर्स्ट वर्ड डिनोट्स, जो भी हम नाम लिखेंगे उसमें जो पहला वर्ड होगा वो जीनस को बताएगा। जैसे बच्चे मैंने लिखा मैंजीफेरा, मैंने क्या लिखा, मैंजीफेरा, ठीक है। तो पहला जो है ये वर्ड, ये क्या बता रहा है बच्चे, ये क्या बता रहा है, जीनस को, ये क्या बता रहा है, जीनस को। और जो दूसरा होगा, जो दूसरा होगा वो क्या बताएगा, वो क्या बताएगा बच्चे, स्पीसीज को बताएगा, ये क्या बताएगा, स्पीसीज को बताएगा, ठीक है। अब लिखना कैसे है, देखिए हमारे नाम में क्या होता है, जैसे महात्मा गांधी लिखना है तो महात्मा का एम भी हम कैपिटल लिखते हैं, गांधी का जी भी हम कैपिटल लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसमें जो पहला, जो जीनस का जो नाम होगा उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, लेकिन जो स्पीसीज का नाम होगा उसका पहला लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा। यहाँ पे हम इसको कैपिटल नहीं करेंगे। और अगर ये प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में होना चाहिए, और अगर ये रिटन है तो अंडरलाइन सेपरेटली। देखिए मैंने यहाँ पे इन दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया है, अंडरलाइन सेपरेटली। तो अगर आप कहीं भी एग्जाम में साइंटिफिक नेम लिखते हैं और उसको अंडरलाइन नहीं करेंगे तो मार्क्स आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो ये आदत बना लीजिए कि उसको अंडरलाइन करना है। द नेम ऑफ ऑथर, आप नेम ऑफ ऑथर भी लिख सकते हैं, जैसे लिन, लिन इज नेम ऑफ ऑथर, ठीक है, इन्होंने ही दिया था, लिन इज नेम ऑफ ऑथर। तो बच्चे जो ये लिन है ये ना तो इटैलिक्स में होगा, नॉट इटैलिक्स, इटैलिक्स, ठीक है, एंड नॉट अंडरलाइंड, ना तो ये अंडरलाइन होगा ना ही ये इटैलिक्स में होगा। मैंने यहाँ अंडरलाइन किया था आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो ना तो ये इटैलिक्स में होगा ना ही अंडरलाइन होगा, ये नॉर्मली लिखा जाएगा, ठीक है। और लिन का जो पहला होगा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में आता है, एक जगह लिखा है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, सही लिखा है, फिर लिखा है मैंजीफेरा इंडिका लिन, तो कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है, दैट इज मैंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर अब हम देखते हैं। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय हॉक्सले एंड स्ट्रिकलैंड, ठीक है। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, हॉक्सले, हंस हंस के दे रहा है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में ये क्या बता रहे थे बच्चे, जीनस, इन्होंने बोला जीनस, स्पीसीज, और जो तीसरा वाला होगा वो क्या होगा, सब स्पीसीज। तीसरा वाला क्या होगा बच्चे, सब स्पीसीज होगा। इन केस ऑफ, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ एनिमल्स, एनिमल के केस में जो तीसरा नाम जो इन्होंने दिया है दैट इज सब स्पीसीज। बट प्लांट के केस में जीनस, स्पीसीज एंड वैरायटी, वैरायटी, ठीक है। प्लांट के केस में जो थर्ड नेम है इट शुड बी वैरायटी इन केस ऑफ प्लांट, इन केस ऑफ प्लांट, ठीक है। तो कैबेज की अगर हम बात करें तो कैबेज का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ब्रासिका, ब्रासिका ओलिरेशिया कैपिटाटा, कैपिटाटा, ठीक है। फिर कॉलीफ्लावर, इसका क्या होता है साइंटिफिक नेम, ब्रासिका ओलिरेशिया, ओलिरेशिया बॉट्रिटिस। हमें ध्यान रखना है कि हमको कैपिटल में नहीं लिखना है, बॉट्रिटिस, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही गोभी, एक फूल गोभी एक पत्ता गोभी, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो कैपिटाटा है, बॉट्रिटिस है, ये दोनों क्या बता रहे हैं, वैरायटी बता रहे हैं, ये दोनों आपकी गोभी की वैरायटी बता रहे हैं। कैपिटाटा एक है बॉट्रिटिस। अच्छा मैंने यहाँ पे क्या गलती की है, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया है, हमको अंडरलाइन करना है सेपरेटली। इज दिस क्लियर, ठीक है। अब हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का क्या होगा, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, दैट इज होमो सेपियंस, 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 ठीक है। होमो सेपियंस, सेपियंस होगा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। गोरिल्ला का क्या होगा, गोरिल्ला, गोरिल्ला एंड अगेन गोरिल्ला, ठीक है। इसने भाई चीख चीख के बता दिया कि मेरा नाम तो भाई गोरिल्ला ही होना चाहिए। आपने देखा है ना गोरिल्ला को यूं पीटते हुए, कि इसने पीट पीट के बता दिया कि मेरा नाम गोरिल्ला ही रखना, ठीक है, मेरा नाम गोरिल्ला ही रखना, चेंज नहीं करियो, ओके। नाउ
अब क्लासिफिकेशन में अब हम आ जाते हैं। यहाँ तक आपको आई होप कि सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चे, समझ में आ गया होगा, मज़ा आ गया होगा क्लास में। अब हम कंटिन्यू करते विदाउट एनी ब्रेक क्लासिफिकेशन में। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन क्या होता है बच्चे की, जैसे आप कोई सामान लेकर के आए, ठीक है, घर में किराने का सामान लेकर के आए। अब आपको मैंने बोला कि आपको क्या करना है, इनको अपने सिमिलरिटी के आधार पे चीज़ों को रख देना है। तो जो चीज़ें खाने की हैं आप उनको एक साथ रखोगे, ठीक है, आप उनको एक साथ करके किचन में ले जाओगे। जो चीज़ें नहाने धोने की हैं आप उनको वॉशरूम में ले जाओगे। जो चीज़ें पढ़ने की हैं आप उनको अपने स्टडी रूम में ले जाओगे, है ना, एक साथ कंबाइन करके। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी हम क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं बच्चे, हम क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं वही। और उस तरह से हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। जैसे स्कूल में हमने क्या किया, अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं या फिर जो आर्ट्स वाले हैं उनका एक ग्रुप बना दिया, साइंस वालों का ग्रुप बना दिया, कॉमर्स वालों का ग्रुप बना दिया। तो उनमें सब में क्या है, सिमिलैरिटी है। So classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represents rank और category। क्लासिफिकेशन एक बहुत ही मतलब सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है कि बस हमने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को पकड़ा और ऐसे क्लासिफाई कर दिया बच्चे। हमको एक एक चीज़ बहुत ही ध्यान से देखना होता है कि उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, वो किस हायरार्की, किस रैंक में जाएंगे। ठीक है, हम जैसे मान लीजिए हाइट ही देख रहे हैं तो हम बहुत ही बारीकी से देखते हैं कि वो कौन से हाइट ग्रुप का बच्चा किस ग्रुप में जाएगा। ठीक है, ओके। सो नाउ द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। व्हाट इज टेक्सोनॉमी कैटेगरी? टेक्सोनॉमी कैटेगरी बच्चे एक फुल टू एड्रेस है एक ऑर्गेनिज्म का। जैसे आपका एड्रेस होता है ना, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, अपना फ्लैट नंबर लिखते हैं। सबसे पहले फ्लैट नंबर लिखे, फिर कहाँ पे रह रहे हैं ना, फिर आपका ब्लॉक वगैरह लिख दिया आपने। फिर उसके बाद आपने लिख दिया कि भाई आसपास जो भी एरिया है वो, ठीक है, वो एरिया लिख दिया। फिर उसके बाद सिटी लिख दिया, फिर उसके बाद उसका स्टेट लिख दिया, स्टेट के बाद आपने कंट्री लिख दी। ठीक है, ऐसे करके फिर आपने लिख दिया कि आप भाई किस कॉन्टिनेंट में रहते, फिर आपने लिख दिया कि किस आप उसमें रहते, किस प्लैनेट में रहते। तो एक तरह से ये आपका क्या हो गया, एड्रेस। तो वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म का एक एड्रेस होता है कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म हमको मिलता है तो हम क्या करते हैं कि भाई वो किस स्पीसीज़ का है, ठीक है, किस स्पीसीज़ का है, फिर वो किस आपका जीनस का है, किस ऑर्डर का है, किस क्लास का है, फाइलम का है, किंगडम का है, किस आपका डोमेन का है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम बच्चे, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की ओर आएंगे, ठीक है, स्पीसीज टू किंगडम जैसे जैसे हम आएंगे बच्चे, तो सिमिलैरिटी क्या होगी, सिमिलैरिटी घटेगी। ठीक है, सिमिलैरिटी क्या होगी बच्चे, डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, देखो स्पीसीज, जैसे अभी हमने गोभी की बात की, ठीक है, वो स्पीसीज क्या है, एक जैसी लग रही हैं, एक जैसी लग रही है। जैसे जैसे हम उसमें आगे बढ़ते जाएंगे तो वो किस में आ जाएगा, एक किंगडम में आ जाएगा, प्लांट किंगडम में। ठीक है, और किंगडम में क्या है, प्लांट के बाद सीधे क्या है, एनिमल है, फंगी है। तो उस गोभी का ना फंगी से कुछ लेना देना है, कोई सिमिलरिटी नहीं है, ना ही उसका किसी एनिमल से लेना देना है। लेकिन वो नीचे लेवल पे, जब वो स्पीसीज के लेवल पे है तो बहुत सारे प्लांट से उसका लेना देना है। ठीक है, बहुत सारे प्लांट से, इनफैक्ट बहुत तरह तरह की गोभी हैं, उनसे उनका लेना देना है, समझ गए। तो उनसे उनकी सिमिलरिटीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन ऊपर जैसे जैसे वो किंगडम में जाएंगे तो उनकी सिमिलरिटीज़ क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। लेकिन किंगडम से, ठीक है, किंगडम से जैसे जैसे हम स्पीसीज की ओर जाएंगे, स्पीसीज की ओर जाएंगे, इसमें थोड़ा उल्टा दिया है, इन्वर्टेड दिया है आपका ये। ठीक है, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता बच्चे। किंगडम से स्पीसीज की ओर जाएंगे तो सिमिलरिटी क्या होगी, सिमिलरिटी इंक्रीज होगी, सिमिलरिटीज इंक्रीज होगी। बहुत सारी सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जैसे आपका जो घर होगा, जहाँ पे फ्लैट होगा, जो भी घर होगा वहाँ मिलते जुलते बहुत सारे घर होंगे। लेकिन जब आप प्लैनेट की बात करेंगे, अगर आप उससे प्लैनेट से कंपेयर करें तो भाई प्लैनेट तो अलग है ना, बिल्कुल। एक प्लैनेट आपका जो अर्थ प्लैनेट है वो दूसरे प्लैनेट से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो सिमिलरिटी बिल्कुल घटती जा रही है। ओके, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे सिमिलरिटी घटती जाएगी। ओके बच्चे, सो इस पे क्वेश्चन कैसा आता है कि एक तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर हम स्पीसीज से किंगडम जाएंगे तो सिमिलरिटीज घटेगी कि बढ़ेगी। पहला क्वेश्चन तो बच्चे आपका ये बन गया, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि सीक्वेंस में डालिए, आपको ना रैंडम सीक्वेंस दे दिए जाएंगे और फिर बोलेगा कि सही सीक्वेंस क्या है। तो बच्चे इसको याद करने की ट्रिक है, किंग फिलिप, यहाँ मैं लिख देती हूँ इस तरफ, ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये थोड़ा उल्टा बना हुआ है। किंग फिलिप
केम ओवर फ्रॉम ग्रेट स्पेन। ठीक है, जो किंग फिलिप हैं वो ग्रेट स्पेन से आए हैं। तो किंग से किंगडम, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चे, किंगडम लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, फाइलम होना चाहिए। फिर आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, आपका क्लास होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए सीक्वेंस। फिर सीक्वेंस क्या होना चाहिए, फैमिली। फिर सीक्वेंस क्या होना चाहिए बच्चे, आपका जीनस। एंड देन फिर आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, स्पीसीज। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा, उल्टा पुल्टा दिया हुआ होगा और आपसे पूछेगा कि कौन सा सीक्वेंस ज़्यादा सही है। ओके, इसके बाद आपका किसी एक का एग्जाम्पल भी दे दिया जा सकता है, जैसे ह्यूमन का दे दिया जा सकता है। ठीक है, एनिमेलिया से है, ठीक है, एनिमेलिया, फिर मैमल, इस तरह से पूरा उसका दे देगा और आपको ऑर्डर में करना होगा, सही ऑर्डर में। नाउ अब हम बात करते हैं कि भाई ये स्पीसीज, ये ऑर्डर, ये सारे क्या हैं। तो बच्चे मैं एक बात आपसे बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आप स्पीसीज का डेफिनेशन याद कर लीजिए, बाकी सारे डेफिनेशन आपको तुरंत याद हो जाएंगे। बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि इन सब का डेफिनेशन याद करना पड़ता है, लेकिन मैं अभी आपको याद करा देती हूँ सबके डेफिनेशन। ठीक है, तो स्पीसीज क्या होते हैं, स्पीसीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं, जो एक जैसे लगते हैं और वो इंटरब्रीड कर सके। एक जैसे लगने का मतलब ये नहीं कि बिल्ली और शेर दोनों एक जैसे लगते हैं, बट दे कांट इंटरब्रीड ना, इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग थोड़ी पैदा कर सकते हैं वो। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर तो लगे लेकिन इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी पैदा कर सके। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब है कि उनके जो मतलब दोनों जब इंटरकोर्स करें, तो इंटरब्रीड करें, तो बच्चा पैदा हो और वो और बच्चे पैदा कर सके। ठीक है, जैसे गधे और घोड़े दोनों को मिला दिया लेकिन वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं पैदा कर सका क्योंकि दोनों अलग स्पीसीज हैं बच्चे। तो स्पीसीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिमिलर होते हैं, वो इंटरब्रीड कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सकें। स्पीसीज टर्म किसने दिया था, जॉन रे ने दिया था। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, देखो, वन स्पीसीज कैन बी डिफ्रेंशिएट फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। जैसे भाई ये स्पीसीज जो है, पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो, ये सबकी जीनस एक ही है, जीनस इनका एक ही है बच्चे, एक ही जैसे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इनकी स्पीसीज अलग अलग है। पोटैटो अलग होता है, ब्रिंजल अलग होता है, टोमेटो अलग होता है ना। तो ये स्पीसीज अलग है, मतलब पोटैटो और ब्रिंजल को आप क्रॉस ब्रीड करा करके कुछ नया नहीं बना सकते कि आलू बैगन की सब्जी बना दी वहाँ पे आपने, ऐसा नहीं कर सकते। सो पोटैटो इज ट्यूबरोसम, ब्रिंजल इज मेलोंजिना एंड टोमेटो इज निग्रम, लेकिन इनका जीनस एक ही है। ठीक है, जीनस एक ही है। अब जीनस की बात करें तो क्या होगा बच्चे, अभी मैंने आपको क्या ट्रिक दी थी, किंग फिलिप केम ओवर फ्रॉम ग्रेट स्पेन। तो स्पीसीज की हमने डेफिनेशन याद कर ली। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज इज जीनस, फिर ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस इज फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली इज ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर इज क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास इज फाइलम, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम इज किंगडम। हो गया ना डेफिनेशन याद। ठीक है, सो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं। ओके, हम क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं। ईच जीनस में है वन और मोर स्पीसीज, एक जीनस में एक से ज़्यादा स्पीसीज हो सकते हैं। जैसे अभी हमने एक जीनस की बात की, अब दूसरा जीनस हम ले लेते हैं पैंथरा। इस पैंथरा जीनस में कितने सारे स्पीसीज आ रहे हैं, आपका लायन भी आ रहा है, टाइगर भी आ रहा है, लेपर्ड भी आ रहा है, ओंका भी आ रहा है, ये सारे एक जैसे लग रहे हैं, पारडस भी आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे एक जैसे लगते हैं देखने में, लेकिन ये स्पीसीज अलग है। आप इनको इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं ले सकते, एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनका एक जीनस एक ही है। जैसे बच्चे होता है ना कि मिश्रा जी हैं, पांडे जी हैं, शर्मा जी हैं, ये सारे क्या हैं, अलग अलग बने हुए हैं। ठीक है, सरनेम, लेकिन ये एक्चुअली हैं सारे क्या, ब्राह्मण हैं, है ना, ऐसा होता है ना। तो आपको नाम से पता चल जाता है, इनके सरनेम से पता चल जाता है कि कौन क्या है। तो वैसे ही इनका जीनस सेम है। आई होप दिस इज क्लियर ना फैमिली की बात करें, फैमिली की बात करें कि भाई ये किस फैमिली से हैं, हम में भी होता है कि भाई किस फैमिली से हैं, है ना। सो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, जिनका जेनरा सब एक ही जैसा हो, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। तो कुछ फैमिली है जैसे सोलैंसे, फैलिडे, फैलिडे मतलब कैट वाली जो भी फैमिली है। ठीक है, कैनिडे डॉग वाली फैमिली। ऑर्डर की बात करें, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। और ऑर्डर में क्या आ गया, कार्निवोरा मतलब जो कार्निवोर्स हैं, फ्लैश ईटर हैं। फिर प्राइमाटा हो गए, प्राइमेट्स हैं। नन प्राइमेट्स आप जानते हैं, प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक है, उनको अलग कर दिया मैमेलियन में, और नन प्राइमेट्स को अलग कर दिया, काउ, शिप, गोट, इन सबको। ठीक, फिर हम बात करते हैं क्लास की। तो क्लास ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, क्लास में आपका आ गया
मैमेलिया, मैमल्स जो सारे स्तनधारी होते हैं, है ना, वो सारे मैमल्स आ गए। फिर डाइकोटिलेडन आ गया, मोनोकोटिलेडन आ गया। ये सारे क्या हैं बच्चे, क्लास हैं। तो उस क्लास के अंदर ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर फैमिली, ठीक है। जैसे मैमेलिया, मैमेलिया के अंदर फिर आपका क्या आ गया, कार्निवोर्स आ गए, ठीक है। ओके अब हम बात करते हैं फाइलम। फाइलम बोला जाता है एनिमल के केस में, और डिवीजन टर्म यूज किया जाता है फाइलम के जगह पे प्लांट के केस में। सो ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, फाइलम और डिवीजन, ठीक है। तो जैसे हम प्लांट की बात कर ले तो लीवरवॉर्ट, मॉसेस, इसको, ये दोनों क्या है, क्लास है, ये दोनों क्या है, क्लास है। तो हम क्या ले रहे हैं, इसका जो डिवीजन होता है वो क्या होता है बच्चे, वो क्या होता है, ब्रायोफाइटा होता है, ठीक है। ऐसे ही कॉर्डाटा, कॉर्डाटा एक फाइलम है जिनमें सब में कॉर्डेट पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, सब में क्या होता है, आपका नोटोकॉर्ड पाया जाता है। तो ये जो कॉर्डाटा है, इसके अंदर अलग अलग बहुत सारे स्पीसीज है भाई, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। तो उन सबको तो हम ह्यूमन बींग नहीं बोल देंगे ना, हम उन सबको हम ह्यूमन बींग नहीं बोल देंगे। तो वो क्या क्या है, भाइसेस है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एप्स है, मेमेलिया, ये सारे क्या हैं बच्चे, क्लास हो गए, ठीक है। फिर एंजियोस्पर्म के अंदर दो कैटेगरी होती है, डाइकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन, ये दोनों क्या हो गए, उसके क्लास हो गए। ओके, सो किंगडम, अब बात करते हैं किंगडम। किंगडम ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम, और ये हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट कैटेगरी होता है। एनिमल इंक्लूड ऑल फाइलम ऑफ एनिमल्स, ठीक है। और प्लांट में सारे प्लांट्स ले लेंगे चाहे वो जैसे भी हों, और एनिमल्स में सारे एनिमल्स ले लेंगे चाहे वो इंसेक्ट हों, चाहे वो बर्ड्स हों, सबको ले लिया जाएगा, ठीक है, चाहे उनमें सिमिलरिटीज हो या नहीं हो, ठीक है। तो लेस सिमिलरिटीज देखने को मिलती है किंगडम में। 5 किंगडम कौन कौन से हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया। इसकी ट्रिक है बच्चे, मम्मी पापा फिर प्लानिंग फॉर अमेरिका, मम्मी पापा फिर प्लानिंग फॉर अमेरिका, ठीक है। ये किसने दिया था, R.H. विटेकर ने दिया था, R.H. विटेकर ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको याद करना है, एनसीईआरटी में बच्चे दिया हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए कि किसका जीनस क्या है, किसका फैमिली ऑर्डर, ये सब आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है आपको, मैच द फॉलोइंग करके आएगा कि वीट का दे देगा, ठीक है, कि फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, इस तरह से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। अब हम बात करते हैं टेक्सोनॉमिक एड की। ये हमारा लास्ट टॉपिक है बच्चे, बहुत ही प्यारा सा जो छोटू सा चैप्टर वो खत्म होने वाला है। आई होप यू आर एंजॉइंग। सो टेक्सोनॉमिक एड में हम बात करते हैं, दो तरह के टेक्सोनॉमिक एड होते हैं, लिविंग और डेड। तो लिविंग टेक्सोनॉमी एड मतलब जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है जिंदा घूम रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, ठीक है, आराम से। ओके, तो ये है बच्चे बोटानिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क। बोटानिकल गार्डन में प्लांट्स अपना वहीं पे ग्रो हो रही हैं, ठीक है, ग्रो हो रही हैं। लेकिन बोटानिकल गार्डन और जो जूलॉजिकल पार्क है, ये क्या होते हैं बच्चे, एक्स-सी2 होते हैं। एक्स-सी2 का मतलब क्या हो गया कि ये कहीं और, ये एनिमल्स को, ये एनिमल जंगल में थे, इनको ला करके हम जू में रख दिए। जो प्लांट्स थे कहीं और उग रहे थे, उनको ला करके हमने क्या किया, बोटानिकल गार्डन में उगाया। वो सीड ला करके हमने बोटानिकल गार्डन में डाला, ठीक है। ओके, तो बोटानिकल गार्डन कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेशनल बोटानिकल गार्डन, इंडियन बोटानिकल गार्डन, फिर आपका जो क्यू का लंदन वाला जो रॉयल बोटानिकल गार्डन है, ये आपको क्वेश्चन आता है, रॉयल बोटानिकल गार्डन, रॉयल बोटानिकल गार्डन, ठीक है। रॉयल बोटानिकल गार्डन कहाँ है बच्चे, क्यू, लंदन, इंग्लैंड। लंदन कहाँ है, इंग्लैंड में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेशनल बोटानिकल गार्डन, नेशनल बोटानिकल गार्डन ये कहाँ है, लखनऊ में, लखनऊ में फ्लावर्स वगैरह के लिए फेमस है। फिर इंडियन बोटानिकल गार्डन ये कहाँ है बच्चे, कोलकाता में है। ये जायंट, कोलकाता में है, जायंट बनियान ट्री के लिए फेमस है, जायंट बनियान ट्री एंड ओक ट्री, इनके लिए ये फेमस है, ठीक है। फिर बात करते हैं डेड में। डेड में जो कोई भी मान लो हमको लीफ मिलती है, कोई पार्ट मिलता है, तो आपने देखा होगा स्कूल में भी आपको दिखाए जाते हैं, डेड स्नेक वगैरह सीसी में बंद होते हैं, है ना। तो उसमें आ जाता है आपका हर्बेरियम और म्यूजियम। म्यूजियम में आप जाओगे तो बड़े बड़े आपको स्केलेटन वगैरह भी देखने को मिलेंगे, डायनासोर वगैरह के, या फिर जो ह्यूमन बींग होते हैं उनका कैसे हर मंथ में कैसे ग्रोथ होता है, स्नेक वगैरह, क्रोकोडाइल, मतलब हर कुछ को एक बड़े बड़े जार में, छोटे से लेके बड़े जार में, फिशेस, डिफरेंट फिशेस को सबको प्रिजर्व करके हर लिक्विड में, ठीक है, रखा जाता है प्रिजर्व करके, और आपको दिखाया जाता है, और उनका पूरा डिटेल होता है कि ये इसका जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, ठीक है।
हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम बच्चे कलेक्शन ऑफ द हर्ब्स, जैसे आपने कोई हर्ब्स लिया, कोई पत्ती वगैरह किसी प्लांट के लिए, या फिर कोई प्लांट ही लिया, उस प्लांट को आपने क्या किया, बिल्कुल सुखा लिया, फिर आपने उसको बिल्कुल कोल्ड कर, मतलब बिल्कुल सुखा करके प्रेस करके फिर आपने उसको चिपका लिया अपनी कॉपी पे फाइल पे चिपका लिया, एंड देन फिर वहाँ पे आपने लिखा कि भाई ये कब पाया गया, किसने खोजा, इसका नेम क्या है, लोकल नेम क्या है, आपका इसका साइंटिफिक नेम क्या है, फिर जीनस, ये सब आप इसमें डालते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने डाला हुआ है कि जो नेशनल बोटैनिकल गार्डन है वो किस लिए फेमस है। ये ज़्यादातर फेमस है रोज़ हाइब्रिड के लिए फेमस है। आपका नेशनल जो बोटैनिकल गार्डन है वो किसके लिए फेमस है, बनियान, जाइंट बनियान ट्री के लिए मेनली फेमस है। ठीक है, फिर व्हाट इज की क्या होता है बच्चे? की इज अ टेक्सोनॉमिक एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपको कोई ऑर्गेनिज्म मिला, ठीक है, आपको कोई ऑर्गेनिज्म मिला, ओके, ऐसे आपको कोई एक ऑर्गेनिज्म मिलता है, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने फ़ोन किया, किसी टेक्सोनॉमिस्ट को आपने फ़ोन किया, तो वो आपसे पूछ रहा है कि आप मुझे बताओ कि भाई उसके पास क्या सेल वॉल है, ठीक है, उसके पास नहीं, ऊपर ऊपर कैरेक्टर पहले हम देखते हैं, ठीक है, तो उसके पास क्या एंटीना है या एंटीना नहीं है, ठीक है, एंटीना नॉट प्रेजेंट। तो ये सब क्या हो गए, की हो गए कि भाई सिमिलरिटीज, अगर एंटीना है तो उस टेक्सोनॉमिस्ट ने मतलब ये दिमाग लगाया कि अच्छा एंटीना है तो ये किस तरह का ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपको कोई प्लांट मिलता है, नए टाइप का, और आप उनको फ़ोन करते, तो वो क्या पूछ रहा है कि भाई जो आपको मिला है प्लांट, वो प्लांट, उसकी जो लीव्स हैं वो वेरीगेटेड कलरफुल लीव्स हैं, बिल्कुल कलरफुल लीव्स हैं या फिर बिल्कुल ग्रीन लीव्स हैं सिर्फ। तो फिर वो डिसाइड करेगा कि अच्छा ग्रीन लीव हैं, तो अब उसमें फिर आपसे क्वेश्चन करेगा कि क्या उसमें सेल वॉल हैं, ठीक है, सेल वॉल हैं तो किसके बने हैं, सेलुलोज के बने हैं कि किस चीज़ के सेल, ठीक है, इस तरह से, मतलब एक्चुअली फ़ोन नहीं करता है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, वो खुद ही आपको लैब में ले जाना होगा टेक्सोनॉमिस्ट के पास और फिर वो खुद डिसाइड करेंगे, है ना, वो खुद स्टडी करेंगे। सो इस ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये क्या है, की है, ये मतलब एक तरीका है, ठीक है, एक आपको चाबी मिल गई कि हाँ ये सिमिलरिटीज़ है, एक सिमिलरिटीज़ के बेस पे हमने क्या किया, ये डिसाइड किया कि अच्छा ये इस तरह का लग रहा है तो ये हो सकता है। जैसे मान लो आपको अब ये पता है कि कीड़े कैसे होते हैं, तो आपको कभी भी कोई कीड़े ने काटा तो आप बोलते हो कि यार कीड़े ने काट लिया, ठीक है, और जैसे ही आप किसी को बोलते हैं कि कीड़े ने काट लिया तो वो बंदा समझ जाता है कि अच्छा कीड़ा है तो ऐसा होगा, है ना, क्योंकि सिमिलरिटीज़ को उसने दिमाग में बना रखा है कुछ। ओके, उसके बाद है बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट। कपलेट क्या होते हैं, देखो ये जो चीज़ मैंने बोला कि वो कलरफुल आपका लीफ कलरफुल है या ग्रीन लीफ है, तो ये जो दोनों स्टेटमेंट हो गए ये क्या हो गया, कपलेट। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, कपलेट, कपल में है याद रखिए, तो वो कपलेट हो गया। लीड क्या होता है बच्चे, ये स्टेटमेंट या फिर ये स्टेटमेंट अकेले अकेले क्या कहलाता है, लीड। ठीक है, जैसे कोई आपको प्लांट मिला तो मैंने आपसे क्या बोला कि भाई बताओ कि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, तो ये एक क्या है, लीड है। फिर मैंने बोला सेल वॉल नॉट प्रेजेंट, ये भी एक लीड है। ठीक है, अब आपने बोला सेल वॉल प्रेजेंट है, तो अब मैं पूछ रही हूँ कि सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है या काइटिन की बनी हुई है। ठीक है, तो अब आप बोल रहे हैं सेलुलोज की बनी हुई है, तो उसके आधार पे मैं आगे बढ़ते जाऊंगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ दिख रहा है प्लांट के जैसा लेकिन वो प्लांट है नहीं, बाद में आगे जाके पता चलता है कि वो प्लांट है नहीं। ठीक है बच्चे, तो ये जो कपल्स में जो स्टेटमेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है, दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट जो हैं इसको हम कपलेट बोलते हैं। और लीड क्या हो गया, एक सिंगल जो स्टेटमेंट है ये लीड हो गया। ठीक है, टाइप ऑफ कीज कौन कौन से होते हैं, इंडेंटेंट एंड ब्रैकेट की, ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, बस मैंने टाइप्स के नाम बता दिए, इतना आपको डिटेल में नहीं जानना है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ना ही एग्जाम में पूछा जाता आपको। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस
वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो मैं और बनाती रहूं, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं ये वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होती रहूं। और इसके बाद मैं इसका क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेकर के आऊँगी। और क्वेश्चन आंसर सेशन करना ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के थ्रू पता चलता है कि कौन सा टॉपिक और छूट गया है, और वन शॉट वीडियो में काफ़ी टॉपिक छूट भी जाते हैं। तो क्वेश्चन आंसर के थ्रू जो भी छूटा है हम उसको भी कवर अप कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।